ओके, तो बच्चों अभी पहले मुझे ये बताओ, लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था बच्चों, बताओ। बेसिक सर्किट विद द कैपेसिटर। क्या पढ़ा था? सर रूट में प्योर कंडक्टर आरएमएस आरएमएस वैल्यूज। और क्या पढ़ा था? एसी सर्किट विद प्योर रेजिस्टर। प्योर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटर इन एसी सर्किट, यही पढ़ा था। यस यस सर। और कुछ इजी से एक दो क्वेश्चन किए थे, है ना? लगाए थे। यस तो हम आज अभी तक जो पढ़े थे आरएलसी सर्किट का, वो एक्चुअली में अलग अलग पढ़े थे। अलग अलग हमने प्योर रजिस्टर पढ़ा, प्योर इंडक्टर पढ़ा, प्योर कैपेसिटर पढ़ा। तो आज की क्लास में क्या करने वाले हैं, हम तीनों को कंबाइंड पढ़ने वाले हैं। तो तीनों को कंबाइंड होने से पहले क्या आप तीनों को रिवाइज करके आए हो लास्ट क्लास को? यस सर। यस मैंने आपसे Yes, बोला sir. था, मैंने आपसे बोला था रिवाइज करके आओगे, लेकिन पता नहीं कुछ ना कुछ तो नहीं करके आए होंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले पहले ये देखते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ कंबाइंड सीरीज एलआरसी सर्किट। कंसेप्ट पढ़ेंगे कंबाइंड कैसे करने के बाद में हमारा ईएमएफ और करंट के साथ में क्या होने वाला है, वो चीजें पढ़ेंगे। दूसरी चीज पढ़ेंगे हम रेजोनेंस कंडीशन पढ़ेंगे। एसी सर्किट की, एलआरसी सर्किट की जो है होता है उसकी रेजोनेंस कंडीशन पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे पावर एंड पावर फैक्टर क्या होता है एलआरसी सर्किट में। और हम पढ़ेंगे कि प्योर रजिस्टर में और इंडक्टर में, कैपेसिटर में क्या होती है पावर। पावर का अगर हम प्योर रजिस्टर में देखें क्या पावर होती है, प्योर इंडक्टर में देखें तो क्या पावर होती है, प्योर कैपेसिटर में देखें तो क्या पावर होती है। सिमिलरली कुछ एलआरसी सर्किट पे क्वेश्चन करेंगे, कुछ पावर एंड पावर फैक्टर के बेस पे क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम इतना पढ़ने वाले हैं और देखते हैं क्या होता है। ओके, सबसे पहले हम उसको रिकॉल करते हैं कि कितना हमने अभी तक पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या, प्योर रेजिस्टेंस पढ़ा था। प्योर रेजिस्टेंस इन एसी सर्किट, याद रखिएगा कि प्योर रेजिस्टेंस इन एसी है, एसी सर्किट न कि डीसी। एसी सर्किट में क्या होता था, हमारा जो करंट ईएमएफ जो था वो क्या सेम फेज में था करंट के। Yes, sir. यस सर। हमने एक फेज डायग्राम भी पढ़ा था। फेज डायग्राम में देखा था हमने कि मान लो ये आपका ब्लू कलर का ईएमएफ है, तो सेम फेज पे ही आपका क्या था, करंट था। मतलब जिस टाइम पे ईएमएफ जीरो हो रहा था उसी टाइम पीरियड पे आपका करंट भी जीरो हो रहा है। जिस टाइम पीरियड पे आपका ईएमएफ मैक्सिमम हो रहा था उसी टाइम पे ईएमएफ करंट भी आपका मैक्सिमम हो रहा था। तो हम बोलते थे कि हमारा प्योर रेजिस्टेंस में क्या होता है, आपका जो करंट है और ईएमएफ है दोनों के दोनों सेम फेज में होते हैं। ये हमने प्योर रेजिस्टेंस में पढ़ा था। सिमिलरली हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्योर इंडक्टर में पढ़े थे। प्योर इंडक्टर में क्या पढ़े थे कि भाई प्योर इंडक्टर में हमारा जो ईएमएफ करंट जो होता है वो ईएमएफ से 90 डिग्री पीछे रहता है। 90 डिग्री किधर रहता है, पीछे रहता है। 90 डिग्री वो पीछे रहता है। तो हमने बोला कि जो करंट लैग्स बिहाइंड बाय पाई बाई 2 रेडियन, यानी कि इंडक्टर में जो करंट होता है वो 90 डिग्री पीछे रहता है, किससे, ईएमएफ से। और करंट में इसमें जैसे कि रेजिस्टेंस था आर, इसमें हमारा रेजिस्टेंस था आर, इंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस होता है एक्सएल। इसको क्या हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। सिमिलरली हमने उसका फेज डायग्राम देखा था, ये आपका एक्स वाई एक्सिस थे। हमने माना कि ये आपका ईएमएफ है, कोई एक ओमेगा टी एंगल पे है ईएमएफ आपका, उससे 90 डिग्री पीछे। हमने अभी देखो सिर्फ अभी ले रहे हैं हम इसको पॉजिटिव, हम कभी इसको नेगेटिव भी ले सकते हैं। अभी हमने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया है, तो हम देखो इधर अगर मेरा पॉजिटिव है तो पीछे 90 डिग्री आना है, तो इससे पीछे तो इधर ही आऊंगा मैं बैक साइड में। तो हमने बैक साइड में देखा तो ये हमारा क्या रहा, करंट की डायरेक्शन में। सिमिलरली हम प्योर कैपेसिटर में पहुंचे, जब कैपेसिटर में हमने देखा था, कल की क्लास में देखा था
कि जो करंट है वो ईएमएफ से 90 डिग्री लीड कर रही है। लीड का मतलब क्या है? लीड का मतलब है कि 90 डिग्री आगे चल रही है, किससे? ईएमएफ से। तो करंट है हमारी 90 डिग्री ईएमएफ से आगे चल रही है। जैसे ही आगे चली तो उसमें रेजिस्टेंस क्या होता था? एक्सी होता था। एज ए रेजिस्टेंस आपका एक्सी होता था, जिसको हम क्या बोलते थे? क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव बोलते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उसकी यूनिट सबकी ओम होती है। अब देखो आगे के लिए क्या होगा, मान लो ये ओमेगा टी एंगल से हमारा ईएमएफ है, तो इससे 90 डिग्री आगे होना चाहिए करंट। इससे हमने क्या किया, 90 डिग्री आगे लिया और करंट की लाइन बना दी। ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अब मुझे पता है आप में से कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो रिवाइज करके नहीं आए होंगे, और ये अगर आपको नहीं आया मतलब आज की क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आता, इसीलिए मेरी मजबूरी चीज को दोबारा से समझाना। तो हमने 3 चीजें देखी। रजिस्टर में देखा करंट और ईएमएफ दोनों सेम फेज में रहते हैं। प्योर इंडक्टर में देखा कि हमारा करंट जो होता है ईएमएफ से 90 डिग्री पीछे रहता है, और प्योर कैपेसिटर में देखा कि जो करंट है वो ईएमएफ से 90 डिग्री आगे रहता है। आगे। ठीक है, यस सर। आगे बढ़े। यस सर। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या हम देखते हैं एसी सर्किट विद एलसीआर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तीनों को हमने क्या किया, एक साथ कॉम्बिनेशन में लगा दिया। अब तीनों को एक साथ कॉम्बिनेशन में लगाएंगे तो क्या होगा भैया, करंट के साथ में ईएमएफ के साथ में रेजिस्टेंस बोलेगा कि भाई मैं ना क्या करता हूं कि ईएमएफ को और करंट को दोनों को एक ही फेज में रखता हूं। कैपेसिटर क्या बोलेगा, कैपेसिटर क्या बोलेगा, भाई मैं क्या करता हूं कि ईएमएफ और करंट दोनों में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस कर देता हूं, मैं लीड कर देता हूं करंट को। और वो इंडक्टर क्या बोलेगा कि भाई मैं क्या करता हूं कि ईएमएफ को सॉरी करंट को ईएमएफ से 90 डिग्री पीछे धकेल देता हूं। तो भाई जो फाइनल आएगा क्या वो इन तीनों का रिजल्टेंट आएगा। जैसे मान लो कोई एक ब्लॉक है, कोई एक ब्लॉक है, इस पे 10 न्यूटन इधर फोर्स लग रहा है, एक और फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन, ठीक है 2 न्यूटन सॉरी, एक और फोर्स लग रहा है जो कि 2 न्यूटन का है। 2 फोर्स लग रहे हैं इस पे। अब भाई एक और इसमें क्या किया कि इसने एक और फोर्स लगा हुआ है इस पे 2 न्यूटन का, तो ओवरऑल इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, कोई बताएगा मुझे? 10 न्यूटन। कैसे पता किया आपने? इन दोनों के इफेक्ट को देखा कि भाई ये 2 न्यूटन से 2 न्यूटन कट गया, हमारा नेट फोर्स आ रहा है 10 न्यूटन। सिमिलरली हमारा यहाँ पे किसके साथ होगा, रेजिस्टेंस के साथ भी होगा, इंडक्टर उससे सॉरी करंट के साथ भी होगा, ईएमएफ के साथ में भी होगा। तीनों के साथ में क्या होगा, जो तीनों के कॉम्बिनेशन से जो हमारा फेज निकल के आएगा वही हमारा फाइनल होगा। तो अब हम देखने वाले हैं कि तीनों को कंबाइंड कैसे करना है, तीनों को कंबाइंड करके कैसे पढ़ना है। ध्यान से देखिएगा इसमें कि मान लो आपकी जो करंट दे रखी है वो दे रखी है ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये आपकी क्या दे रखी है, ईएमएफ दे रखी, सॉरी ईएमएफ दे रखी है ई नॉट साइन ओमेगा टी। और वीएल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर। वीसी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। और वीआर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर। ये क्लियर है तीनों चीजें? यस ओके। और एक चीज और आप मुझे बोलते जाइएगा सर क्लियर है नहीं क्लियर है, जैसे ही मैं पूछता हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन ये मेरा वादा है कि जब भी आप क्वेश्चन करोगे ना सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखा कि हमने ये वोल्टेज ये मैंने बता ही दिया है। हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट उसमें क्या करता है, करंट और ईएमएफ दोनों सेम फेज में। मैंने क्या किया, हमने दोनों को सेम फेज में बना लिया। ये मान लो करंट है और ये मान लो ईएमएफ है। अभी हम स्ट्रेट लाइन में बना लिए, पहले क्या कर रहे थे हम एक लाइन में बना रहे थे, उससे उस पे हम बना रहे थे, अरे याद है पहले क्या हमने ऐसे लिया था ईएमएफ को, फिर उसी पे ले लिया था करंट को, फॉर रजिस्टर के लिए लिया था कि नहीं लिया था। तो अभी हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल क्या किया, क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल में ही बना लिया। अभी हमने जैसे आपने हॉरिजॉन्टल में बनाया तो आपने देखा, तो आपने अब देखो अभी करंट क्या कर रहा है, हमारा इंडक्टर में क्या होता है, इंडक्टर में क्या होता है हमारा 90 डिग्री से लैग करता है। 90 डिग्री से क्या करता है,
लैग सर अभी हम क्या कर रहे हैं, लैग को ले रहे हैं ऊपर और लीड को लेंगे नीचे। अब चल लैग अगर करेगा तो क्या मेरा 90 डिग्री इस V से VR से क्या 90 डिग्री ऊपर की तरफ हो जाएगा, लैग होगा ना। सिमिलरली अब जैसे ही हम कैपेसिटर के लिए आएंगे, कैपेसिटर के लिए क्या है, 90 डिग्री लीड करता है करंट, 90 डिग्री लीड करता है कि नहीं करता है। यस सर क्या हमारा कैपेसिटर का लीड ऐसे आ जाएगा नीचे की तरफ, VC आएगा कि नहीं। यस सर जैसे ही हमारा ये आया तो आप देख पा रहे हो, जैसे मैंने माइनस किया था ना, आपको याद है फोर्स 2 न्यूटन में से 2 न्यूटन फोर्स माइनस करके बोल दिया मैंने 10 न्यूटन नेट फोर्स बचेगा, अभी जो एग्जांपल बताया था। सिमिलरली क्या ये भी पोटेंशियल है VL और ये भी VC भी पोटेंशियल है, क्या VL में से VC माइनस कर दूंगा मैं। यस सर तो हमारा क्या, देखो इनिशियली हमारा क्या कंडीशन थी, इनिशियली मान लो ऐसी थी VC की, क्या मैं इसको VC को ये लिख सकता हूँ कि माइनस के VC इधर लिख सकता हूँ। कोई डाउट इसमें। अच्छा इसको ऊपर और लीड को नीचे क्यों लिया। आप सेम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप सेम भी ले सकते हो, अब ले लिया तो ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर सेम भी लेना चाहते हो तब भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप इधर VC ले लो, VL ले लो, इधर VC ले लो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर आपका सेम आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। मैंने क्यों लिया है, क्योंकि आपके दिमाग में ये न बन जाए कि हमेशा लीड ऊपर होता है और जो लैग होता है वो नीचे होता है, इसीलिए मैंने पहले आपको लीड ऊपर बताया, अब लीड नीचे बता रहा हूँ। जो लैग उसमें तो वैल्यू नेगेटिव होगी तो नीचे ही होगा। नहीं बेटा, नेगेटिव देखो यहाँ पे नेगेटिव बताता है आपको डायरेक्शन। एक देखो जैसे आपने बोल दिया, एक तो बोल दिया ये प्लस एक्सिस है, ये माइनस एक्सिस प्लस वाई एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है। एक तो आप बोल रहे हो -5 मीटर, एक आप बोलो माइनस के 5 मीटर। माइनस के 5 मीटर अगर आप बाहर लिख रहे हो तो ऐसे लिखोगे, लेकिन यहाँ पे लिखोगे ना, यहाँ पे ओनली 5 मीटर ही लिखोगे। क्यों लिखोगे, क्योंकि माइनस तो ऑलरेडी ये माइनस एक्स एक्सिस में आपने ले लिया है, समझ रहे हो बात को। यस सर। माइनस आपको डायरेक्शन बता रहा है, यहाँ पे लिखते टाइम आपने ऑलरेडी डायरेक्शन चूज कर लिया, तो ये माइनस नहीं लिखोगे यहाँ पे, समझ रहे हो। यस सर। हाँ तो इसीलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे जो लैग किया है ना, लैग को ऊपर लिखा है, लीड को हमने नीचे लिखा है, तो इसीलिए हमने माइनस नहीं लिया है। और जब इसको लिख रहे हैं, ये नीचे था, इसको क्या मैं माइनस के VC ऊपर लिख सकता हूँ। अब हमने क्या किया कि VL माइनस के VC क्या कुछ कम बचेगा, कुछ कम बचेगा कि नहीं बचेगा। यस सर। यहाँ पे इनिशियली VL था और उसी साइड में मान लो माइनस के VC हो गया, तो इसमें से जब इसको माइनस करके इतना पार्ट कुछ बचेगा, इतना ही ना बचेगा। तो ये सेम नहीं होते क्या, तो ये सेम नहीं होते, क्योंकि एक 90 से लीड करेगा एंड एक 90 से ही लैग करेगा। बेटा ये भी वो जो सेम वाली कंडीशन आप बता रहे हो ना, आप जो सेम वाली कंडीशन बता रहे हो वो रेजोनेंस में पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे। जो आप बोल रहे हो ना कि एक लीड कर रहा है एक लैग कर रहा है, अगर ये दोनों सेम हो जाएंगे तो क्या होगा, वो कंडीशन भी पढ़ेंगे, डोंट वरी। अभी हम दोनों को डिफरेंट मान के चल रहे हैं, क्योंकि हम कुछ एक फॉर्मूला तो निकाल रहे हैं। उसके स्पेशल केस पढ़ेंगे कि अगर मान लो दोनों के सेम हो जाए, लीड और लैग दोनों सेम हो जाए, एग्जैक्टली वैल्यू सेम हो जाए, एग्जैक्टली बाय मैग्नीट्यूड, तब क्या होगा, वो कंडीशन आएगी रेजोनेंस वाली। अभी जस्ट इससे आगे आएगा टॉपिक, जस्ट वेट, ठीक है। ओके सर। क्या देखो हमारा यहाँ से यहाँ पे क्या बचा, VL माइनस के VC बच रहा है, तो मान लो हमारा इतना पार्ट बचा VL माइनस के VC। देखो ये R आपका सेम है, ये VR आपका सेम टू सेम है, तो हमने बोल दिया कि ये VR है और ये V है। अगर आपको याद हो तो अगर मेरे दो वेक्टर है, मान लो एक ये वेक्टर है, मान लो A वेक्टर, और ये कोई वेक्टर है B, तो क्या इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ बीच से जाता है, R जाता है कि नहीं। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, एक आपका VR इधर है और इधर क्या है VC माइनस VL माइनस के VC है, क्या इन दोनों का रिजल्टेंट E वेक्टर इधर बीच में से जाएगा। यस सर। अब बीच में से जैसे ही जा रहा है तो क्या इसका जो मैग्नीट्यूड लिखूंगा, तो क्या मैं अंडर रूट में ये लिखूंगा, अंडर रूट में VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस के VC का होल स्क्वायर लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। यस सर। क्लियर है इतना। तो हमारा पोटेंशियल का वो आया, जो फाइनल पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आ गया। अब देखो इसी के टर्म में, इसी एनालॉजी से सेम टू सेम होता है हमारा रजिस्टर्स के साथ।
सेम टू सेम होता है हमारा रजिस्टर के साथ में। इसी एनालॉजी से हम इसको हम बोलेंगे इम्पीडेंस। क्या बोलेंगे? इम्पीडेंस। जेड इक्वल टू होगा हमारा सेम रजिस्टर की फॉर्म में। देखो यहाँ पे वी आर है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? रजिस्टर प्लस वी एल, एल की जगह पे क्या लेंगे? एक्स एल माइनस वी सी की जगह पे एक्स सी का होल स्क्वायर इन अंडर रूट। इसको हम जेड को क्या बोलते हैं? हम इम्पीडेंस। इम्पीडेंस। ये आप एक तरह से बोल सकते हो, ये क्या है? आपका नेट रेजिस्टेंस है। क्या है? नेट रेजिस्टेंस है या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब समझते हो ना? यस अब देखो अगर आपको करंट निकालना है, अगर आपको करंट निकालना है तो क्या करोगे आप? करंट निकालने के लिए क्या करोगे? क्या आप ई अपॉन टोटल आर लिखोगे कि नहीं लिखोगे? ई मतलब आपने क्या अप्लाई किया है वो डिवाइडेड बाई क्या करोगे? टोटल आपका कितना रेजिस्टेंस नेट ये जो था क्या था? आर इक्विवेलेंट ये क्या है? जेड है। या फिर इसको जेड को क्या बोलते हैं हम? इम्पीडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस। ये जो इम्पीडेंस आया है ये एनालॉजी से आया है। ये जो वोल्टेज वाली एनालॉजी है ना, उसी से हमने इसको कैलकुलेट किया है कि आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस के एक्स सी का होल स्क्वायर। अब हमारा करंट का फॉर्मूला आ गया ई अपॉन जेड। ई अपॉन जेड आया तो हमारा ये जेड का ये फॉर्मूला होता है, तो हमेशा याद रखिएगा जेड का फॉर्मूला, ये बहुत यूज होगा। जेड का ये फॉर्मूला बहुत यूज होगा। तो जेड के एक्सएल एक्ससी की वैल्यू पुट कर दी, बस और कुछ नहीं किया। अच्छा एक चीज और बताओ, यहां से अगर मैं फाई निकालना चाहूं इसको, यहाँ से ये आर की जगह पे क्या बोल सकता हूँ? क्या मैं एक्स आर भी बोल सकता हूँ? सॉरी आर, ओनली आर भी बोल सकता हूँ यहाँ पे? हाँ अरे हमने जो एनालॉजी की है, आपको याद है एनालॉजी की हमने क्या मान के की है? वी आर की जगह पे आर माना है, वी एल की जगह पे एक्सएल माना है, वीसी की जगह पे एक्ससी माना है। क्योंकि मैं वी आर की जगह पे आर मान लूं, मानूंगा कि नहीं? यस सर। और एक्स वी एल की जगह पे क्या मानूंगा? एक्स एल माइनस वीसी के पे क्या मानूंगा? एक्स सी। इतना क्लियर है? यस यस अच्छा सर। देखो ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, आपको ये वाली लेंथ जो दिख रही है, क्या वो यही वाली लेंथ है? ये वाली, ये वाली लेंथ क्या है? एक्स एल माइनस एक्स सी है कि नहीं है? ये एक्स एल माइनस के एक्स सी। अब आप जरा फाई निकालो, 10 फाई निकालो, 10 फाई अप्लाई करो। 10 फाई क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसमें देखो इस वाले ट्रायंगल में देखो, ये फाई है, परपेंडिकुलर क्या होगा आपका? एक्स, परपेंडिकुलर क्या होगा? एक्सएल माइनस के एक्स सी। बेस क्या होगा? क्या आर होगा बेस? तो आपका फॉर्मूला क्या आएगा? 10 फाई इक्वल टू एक्सएल माइनस के एक्स सी डिवाइडेड बाई आर। एक्सएल माइनस के एक्स सी डिवाइडेड बाई आर। अब ये फाई क्या है? फाई क्या है पता है? जो आपका रिजल्टेंट ईएमएफ आएगा उसका फेज डिफरेंस है। जो आपका रिजल्टेंट करंट आएगा उसका फेज डिफरेंस है। समझ में आ रही बात? यस सर। बेटा क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बाकी लोग, एक दो लोगों का रेस्पॉन्स मिल रहा है मुझे? क्लियर हो रहा है क्या? तो वो किसका फेज होगा? रिजल्टेंट का? हाँ रिजल्टेंट का फेज होगा। बेटा अभी क्वेश्चन करेंगे ना थोड़ा सा और क्लियर होगा, अभी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो थोड़ा सा और क्लियर होगा। अभी देखो इसकी वैल्यू पुट कर दी, एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल पुट कर दी, और एक्ससी की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा सी पुट कर दी डिवाइडेड बाई आर। अब अच्छा एक बात बताओ, अगर आप कल की क्लास को मैं रिवाइज नहीं कर पाता, क्या इसमें कुछ समझ में आता? नो सर, कुछ भी समझ में नहीं आता। इसीलिए मैंने आपको कल ही बोला था कि आप क्लास को रिवाइज करके आएंगे, लेकिन आप में से कुछ लोग पक्का नहीं आए होंगे। तो ये चैप्टर तो ठीक ही है। क्या ये चैप्टर क्या है? सर थोड़ा ट्रिकी है ये चैप्टर बेटा देखो, ये चैप्टर इवन मैं तो ये कहूंगा ये चैप्टर बहुत इजी है। इसमें से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं लेकिन फॉर्मूला बेस है। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब आप देखिएगा थोड़ा सा हाँ है ट्रिकी की फेज, जिसने समझ लिया ना फेज डिफरेंस, जिसको ये तीन चीजें याद हैं, एक्सएल एक्ससी और आर, ये तीनों चीजें क्या हैं? और एक चीज, तीनों चीजें फेज डिफरेंस। करंट और ईएमएफ में रेजिस्टेंस के लिए कोई फेज नहीं होता,
इंडक्टर में लैग करता है, कैपेसिटर में 90 डिग्री लीड करता है। ये 3-4 चीजें याद है ना, तो वो सारी चीजें कवर करते हुए चला है, उसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो कि मैंने फर्स्ट स्लाइड में रिवाइज करवाई थी ना, वो सबसे मेन है इस चैप्टर की, सबसे मेन चीज है। और एक चीज और, इस चैप्टर को छोड़ने की मत सोचना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है इससे, हर जगह क्वेश्चन आता है इससे। अब हम देखते हैं, एक बच्ची ने बोला था ना कि सर ये इक्वल हो, कम हो, ज्यादा हो, वो कैसे हो, क्या होगा। अब हम उस चीज को देखते हैं। केस 1, स्पेशल केस में देखते हैं। अगर मान लो मेरा XL XC से बड़ा हो तो क्या होगा। XL अगर मेरा XC से बड़ा होगा, देखो XL बड़ा है, XC छोटा है, क्या यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी tan थीटा की, tan फाई की, tan फाई की अगर वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अगर tan फाई की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो क्या मेरा फाई भी पॉजिटिव आएगा। अच्छा, एक चीज और बताओ, अगर पॉजिटिव आया है, एंगल मेरा पॉजिटिव आया है, तो क्या मेरा ये लैग करेगा करंट, क्योंकि हमने क्या किया था, याद है, यहाँ पे हमने VR लिया था, और इधर हमने क्या लिया था, VL लिया था, और इधर क्या लिया था, VC लिया था। तो हमने क्या किया था, इधर ऑलरेडी ऊपर की साइड में, जो मान लो यहाँ पे कोई फाई आया होगा, यहाँ पे कोई फाई एंगल था, तो हमने ऑलरेडी पॉजिटिव को क्या लिया है, पॉजिटिव को क्या लिया है, लैग लिया है, लैग लिया है पॉजिटिव को, पॉजिटिव को लैग लिया है। यानी कि हमारा अगर एंगल पॉजिटिव आ रहा है तो हमारा क्या आएगा, करंट लैग करेगा। करंट लैग करे किस फेज से, फाई से, जो मैंने आपको बताया था ना कि ईएमएफ से करंट फेज फाई से लैग करेगा। आपको याद है, अभी जस्ट मैंने बोला था कि फाई क्या है, फाइनल करंट में जो लैग या लीड आएगा ना, वो है आपका फाई। समझ में आ रही है, तोते उड़ गए आज की क्लास में। सर दोबारा से देखो, अगर आपका फाई पॉजिटिव आ जाता है, अगर आपका एक्सेल अगर बड़ा है XC से, एक्सेल अगर बड़ा है XC से, तो क्या होगा, tan फाई आपका पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा। यस सर। अगर tan फाई पॉजिटिव आएगा तो मेरे फाई की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, और फाई की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो आपको यहां देखो, यहां पे हमने क्या, इस वाली पॉजिटिव को, ये वाली साइड हमने पॉजिटिव ली थी, क्या हमने पॉजिटिव को लैग लिया था, लैग, ये लैग ही था ना। यस सर, जब वैल्यू ज्यादा होती तो हम उसे लैग लेते हैं सर। क्या, हाँ पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव, हमने हमारी डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा बेटा। आप ये बोल सकते हो कि अगर मेरा tan थीटा या फिर अगर फाई की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो हमारा क्या होगा, फेज में लैग होगा, और अगर मेरी नेगेटिव आ रही है तो फेज में क्या होगा, लीड होगा। सिमिलरली अगर मेरा XC की वैल्यू ज्यादा आ जाए XL से, अगर मेरा XC ज्यादा होगा, यहाँ पे अगर मेरा XC ज्यादा हो गया XL से, तो क्या मेरा tan फाई नेगेटिव आएगा। यस सर। अगर tan फाई नेगेटिव आएगा, tan फाई अगर नेगेटिव आएगा तो क्या मेरा फाई भी नेगेटिव आएगा। यस सर। तो अगर मेरा फाई नेगेटिव आ गया, फाई अगर नेगेटिव आ गया तो क्या होगा, अगर मेरा फाई नेगेटिव आ गया तो मेरा करंट लीड करेगा किससे, फेज एंगल फाई से। फाई फेज एंगल से ही लीड करेगा। उधर क्या कर रहा था, फाई फेज एंगल से लैग कर रहा था, इधर क्या कर रहा है, फाई फेज एंगल से लीड करेगा। अच्छा देखो, एक्सेल अगर बड़ा है तो हम उस सर्किट को क्या बोलते हैं, सर्किट इज इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट। इंडक्टेंस डोमिनेट का मतलब क्या होता है, डोमिनेट का क्या मतलब क्या होता है, बताओ जरा। डोमिनेट का मतलब ताकतवर, जो अपना डोमिनेट का मतलब, एक डोमिनेट का मतलब बोल सकते हो कि ताकतवर है। इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट का मतलब है इसमें इंडक्टेंस डोमिनेटेड है एक्सेल से। क्योंकि क्वेश्चंस में क्या करता है ना, क्वेश्चंस में कभी कभी आपको पूछ सकता है कि कोई सर्किट है जिसमें इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट है, उसमें करंट आपका लैग करेगा या लीड करेगा, क्वेश्चन बन सकता है ना यहाँ से। यस सर। बन सकता है ना। अगर आपको क्वेश्चन बोल दिया कोई एक सर्किट है जो कि हमारा इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट है, तो ये बताओ कि उसमें जो करंट है वो ईएमएफ से लैग करेगा या लीड करेगा। तो आपको याद होना चाहिए वो लैग करेगा। तो सिमिलरली अगर आपका कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट है, कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट है, तो उसमें आपका फेज क्या करेगा, लीड करेगा। अच्छा, एक चीज आप कॉमन सेंस से भी सोच सकते हो कि हमारा
कंडक्टेंस, इंडक्टेंस में एक्चुअली क्या करता था हमारा करंट, लैग करता था कि नहीं लैग करता था ना। यस सर। और Yes, sir. कैपेसिटेंस के लिए क्या करता था हमारा करंट, लीड करता था कि नहीं करता था। यस सर। अगर हमारा Yes, sir. लेग वाला ताकतवर होगा, अगर हमारा लेग वाला ताकतवर होगा तो फाइनल में लेग ही तो करेगा, होगा कि नहीं। किसका माइक ऑन है? अर्चना यस सर। आप देखो, एक कॉमन सेंस से सोचो, मैं बोल रहा हूं कि आपको यार रखने की जरूरत है ही नहीं। आप अगर दिमाग थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचोगे ना, तो ये बोल रहा है इंडक्टेंस डोमिनेटेड। इंडक्टेंस डोमिनेटेड मतलब इंडक्टर ताकतवर है। इसमें इंडक्टर अगर ताकतवर है तो इंडक्टर क्या कराता है, लैग कराता है। तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या आएगा, लैग ही आएगा ना, क्योंकि ताकतवर तो इंडक्टर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिमिलरली सेकंड केस में बोल रहा है कि कैपेसिटर ताकतवर है। कैपेसिटर डोमिनेटेड सर्किट में क्या होने वाला है कि कैपेसिटर ताकतवर है। ताकतवर भाई हमेशा रूल कौन करता है, ताकतवर करता है। जो ताकतवर होगा उसी की बात मानी जाती है ना। यस सर। अरे चार लोग बैठे हुए हैं, चारों लोगों में जो ताकतवर होगा उसी की बात मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी। यस सर। तो यहाँ सेकंड केस में क्या बोला है, कैपेसिटर डोमिनेटेड मतलब कैपेसिटर ताकतवर है। तो कैपेसिटर क्या करवाता है, लीड करवाता है। तो फाइनल जो करंट लीड करेगा, करंट क्या करेगा, लीड करेगा। हाँ कुछ पूछना चाह रहा है क्या सर? जो लीड होता है उसमें क्या फेज की वैल्यू 90 डिग्री से बढ़ती है? हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। लीड होता है, लीड और लैग मतलब कम होती है। 90 डिग्री से, हाँ 90 डिग्री से ही होता है। वो फिक्स रहेगा कि 90 डिग्री से ही होना है, ये फिक्स रहेगा। अच्छा थर्ड केस जो आप परेशान थे ना, आप बोल रहे थे कि सर अगर हमारा XL और XC दोनों सेम हो जाए तब क्या होगा। उस कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन का क्या मतलब है, देखो XL और XC दोनों सेम हो गए, एक 90 डिग्री से बढ़ा रहा है, एक 90 डिग्री से कम कर रहा है, क्या नेट इफेक्ट 0 हो जाएगा। यस सर। एक चाह रहा है कि 90 डिग्री से बढ़ जाए, एक कह रहा है कि 90 डिग्री से घट जाए, तो क्या दोनों का इफेक्ट नेट 0 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि जहां पे आपका XL और XC सेम होते हैं, क्या वहां पे फेज में कोई चेंज होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो रेजिस्टेंस तो हमारा खुद पहले से ही कहता है कि भैया हम फेज में कोई चेंज नहीं करते। आपका इंडक्टर बोलता है कि हम लैग करेंगे, और कैपेसिटर बोलता है कि हम लीड करेंगे, और इंडक्टर बोलता है हम लैग करेंगे। अब दोनों आपस में ही इक्वल हो गए, तो एक लीड कर रहा है एक लैग कर रहा है, दोनों का नेट रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। तो देखो जो केस 3 है ना, इस वाले में क्या होता है कि सर्किट में इंडक्टर लगा होता है, कैपेसिटर भी लगा होता है, लेकिन बिहेव कैसे करता है, एज अ प्योर रेजिस्टेंस। क्योंकि होगा क्या, प्योर रेजिस्टेंस क्या करता है बताओ जरा। प्योर रेजिस्टेंस में क्या करंट और ईएमएफ में कोई फेज होता है, फेज डिफरेंस नहीं होता, दोनों सेम फेज में होते हैं। क्या यहाँ पे भी दोनों सेम फेज में हो जा रहे हैं, यस सर। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे को काट दे रहे हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दे रहे हैं। इसीलिए हम बोलेंगे कि इसी कंडीशन को हम बोलते हैं इट बिहेव, द LCR सर्किट बिहेव लाइक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और ये बोल भी रहा है कि इंपीडेंस डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड EMF। इंपीडेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है। तीनों केस समझ में आए आपको। अभी इसको रेजोनेंस को थोड़ा सा और पढ़ेंगे कि रेजोनेंस होता क्या है। रेजोनेंस हमारी कंडीशन क्या थी, XL इक्वल टू XC। अब हम XL इक्वल टू XC जरा लगाओ यहाँ पे, XL इक्वल टू XC। XL क्या होता है हमारा, अच्छा रेजोनेंस के लिए तो क्या ओमेगा R लिख लूं, XL क्या था, ओमेगा R इंटू L इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा R इंटू C। ये होगा कि नहीं होगा, दोनों की वैल्यू पुट कर दो। अरे XL और XR की वैल्यू, यस क्या अब ये R क्यों लिया है मैंने, पता है R क्यों लिया है, R लिया है इसलिए क्योंकि रेजोनेंस वाली कंडीशन है। तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं ओमेगा R स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन LC, होगा कि नहीं।
Yes, sir. तो ओमेगा आर क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ 1/√, में एलसी आ गया मेरा। Yes, sir. ओमेगा आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा आर को क्या लिख सकता हूँ, 2πf(r) लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, 1/LC √, में एलसी। Yes, sir. तो मुझे अगर एफ आर चाहिए तो क्या मैं 1/2π√, में एलसी लिखूंगा। Yes, sir. क्लियर है ये कैसे आया फॉर्मूला? तो ये फॉर्मूला आया हमारा फ्रीक्वेंसी का। हमें फ्रीक्वेंसी अगर पूछे, वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, अगर क्वेश्चन में स्पेशली पूछ रहा है कि हमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बताओ, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, 1/2π√, में एलसी। क्लियर है? Yes. Yes, sir. देखो रेजोनेंस कंडीशन होती क्यों है, जैसे ही आप जेड पे पहुंचे, जेड इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, r² प्लस एक्स एल माइनस के एक्स सी का होल स्क्वायर। एक बात बताओ, अगर ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों अगर इक्वल हो गए तो क्या ये जीरो हो जाएगा टर्म? Yes, sir. अगर ये जीरो हो गया तो क्या मेरा जेड मिनिमम आएगा? जेड क्या आएगा, मिनिमम आएगा कि नहीं आएगा? जेड की वैल्यू मिनिमम आएगी कि नहीं आएगी? आर आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि देखो उसमें कुछ ऐड हो रहा था, उसमें अंदर कुछ ऐड हो रहा था जो कि जीरो हो गया, तो मेरी जेड की वैल्यू अगर मिनिमम आ रही है, हमारा करंट क्या होता है जरा बताओ? करंट क्या होता है? करंट होता है मेरा E/जेड, होता है कि नहीं? E/जेड, E/जेड होता है ना, और जेड क्या आया मेरा मिनिमम, आर के इक्वल, तो मेरा करंट क्या हो जाएगा, E/r, जो कि हमारी मैक्सिमम करंट होगी, जो कि हमारी मैक्सिमम करंट होगी। तो रेजोनेंस कंडीशन में एक चीज याद रखिएगा, हमेशा जो करंट होती है E/r होती है, जो कि मैक्सिमम करंट इन द सर्किट होती है। क्योंकि एज बिहेव कैसे करता है रेजोनेंस कंडीशन वाला सर्किट, कैसे बिहेव करता है? Resistor. Yes, sir. प्योर रजिस्टर की तरह बिहेव करता है। तो हमारे एक और ग्राफ देख लेते हैं छोटा सा, कि जिस टाइम पे आपका जेड मिनिमम होगा, जिस टाइम पे आपका जेड मिनिमम हो रहा है, ओमेगा आर फ्रीक्वेंसी पे मान लो ये जेड मिनिमम हो रहा है, तो उसी ओमेगा आर पे आपका करंट क्या होगा, मैक्सिमम। करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो क्लियर हुआ इतना यहां तक अभी सबको? Yes, sir. ऑल क्लियर है? आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, sir. ओके, जरा ये क्वेश्चन करो जरा फास्ट, इजी सा क्वेश्चन है, करो जरा। इन एन एसी सर्किट, देखो जो चीज नहीं दी हुई है उसको हम जीरो मानेंगे। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है आपको, टोटल पोटेंशियल। हो रहा है? Yes, sir. करो जरा फास्ट करो। हाँ प्रिया बताओ क्या आंसर आ रहा है? प्रिया, ताने आप बताओ। Sir, option B. क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा। कुछ नहीं दिख रहा बेटा, सबको नहीं दिख रहा है या ओनली प्रिया को नहीं दिख रहा, बताओ जरा। दिख रहा है। दिख रहा है प्रिया? तो दिख रहा है। प्रिया को हो सकता है आपका नेटवर्क इश्यू हो प्रिया। और किसी का आया है? क्वेश्चन जब भी हम करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे गिवन डाटा, क्या गिवन है हमें। गिवन डाटा देखो पहले क्या,
in an AC circuit the potential difference across an inductor and resistance joined in the series respectively, यानी कि मुझे दे रखा है VL दे रखा है 16 वोल्ट और मुझे दे रखा है VR दे रखा है कितना 20 वोल्ट। पूछा क्या है मुझे? टोटल पोटेंशियल यानी कि E मुझे पूछा है। क्या हमने E का कुछ फॉर्मूला पढ़ा था अभी? यस सर। क्या पढ़ा था जरा बताओ। सर अंडर रूट वी आर स्क्वायर VL माइनस के VL माइनस के VC का स्क्वायर। अब इसको देखोगे जरा, VR क्या है आपका 16 है, और अगर VC नहीं दिया तो मान लो VC 0 है बस। VL क्या है? VL आपका नहीं VR मेरा यहाँ पे 20 आएगा ना, यहाँ पे 20 आएगा, गलत पुट कर दिया है। यहाँ पे आएगा 20 का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 16 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो आप देखोगे 20 का स्क्वायर कितना आएगा? 20 का स्क्वायर क्या होगा? 400 क्या 400 होगा। इसका कितना होगा? 250। तो इसका लमसम सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 25.6 वोल्ट। क्लियर है सबको? यस सर। आगे बढ़े नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ये प्रॉब्लम करो जरा, ये क्वेश्चन करो जरा, ये क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन आया है 2021 में, नीट 2021 का क्वेश्चन है। अच्छा, मैं इसमें थोड़ी सी आपको हिंट दे देता हूं कि देखो, जब अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो आप उसको क्या मानोगे? आरएमएस मानोगे। एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट दे रखा है। जैसे एम्पलीट्यूड क्या होता है भाई? देखो, जैसे मान लो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम, ये वाला मैक्सिमम करंट आई नॉट दे रखा है आपको। आई नॉट आपको दे रखा है कितना? 10√2 एम्पियर। और आपको क्या करना है, देखो, अगर जो हमारी जो डिवाइसेस होती है ना सारी, प्रैक्टिकली मैं बताऊं कि आपका कोई रजिस्टर, अगर कोई मान लो एमीटर है जो कि करंट नाप रहा है, वोल्ट मीटर है जो कि वोल्टेज नाप रहा है, तो वो क्या नापते हैं पता है? आरएमएस वोल्टेज नापते। कौन सी वोल्टेज नापते हैं? आरएमएस वोल्टेज। मैक्सिमम वोल्टेज नहीं नापते, आरएमएस वोल्टेज नापते हैं। तो जो आप अंडर रूट से फॉर्मूला निकालते हो ना, V अंडर रूट में VR का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में VL माइनस के VC का होल स्क्वायर, एक्चुअली में वो अगर जरूरत पड़े तो VRMS की वैल्यू भी होती है, या फिर ERMS भी बोल सकते हैं आप उसको। ERMS की वैल्यू होती है। तो जो करंट होता है इंपीडेंस में, क्या पूछा इसमें? द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, इंपीडेंस पूछता है। क्या हम आई नॉट से IRMS निकाल सकते हैं? यहाँ से आई नॉट से? यस सर। चलो मैं आपको फॉर्मूला बताऊं। IRMS क्या होता है? IRMS इक्वल टू होता है हमारा VRMS डिवाइडेड बाई इंपीडेंस। जो Z होता है वो एज अ क्या बिहेव करता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का बिहेव करता है। क्या बिहेव करता है? LCR सर्किट का अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर कोई पूछे तो मैं बोलूंगा Z। क्या बोलूंगा? Z होता है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ऐसा बिहेव करता है वो एज ए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हो रहा है क्वेश्चन? यस सर। करो करो करो। ओके, हाँ तानिया बताओ क्या आंसर आया? सर 5 ओम। अनुपमा? सर 5 ओम। नीता? सर ऑप्शन डी 5 ओम। भुवनेश्वरी? ऑप्शन डी। ओके, सब कुछ करेक्ट आंसर आ रहा है। ईमानदारी से किया है ना? यस सर। चलो मैं करवाता हूँ बाकी लोग।
आई नॉट की वैल्यू मुझे दे रखी है, क्या मैं यहां से आई आरएमएस निकाल सकता हूं? आई आरएमएस क्या होगी? आई आरएमएस बताओ जरा, बताओ। आई नॉट डिवाइडेड बाई √2। देखो आप अगर हिंट हिंट समझते ना कि ये ऑलरेडी आई नॉट की वैल्यू दे रखी है, इन्विटेशन दे रहा है कि आई आरएमएस निकालो मुझसे, क्योंकि अंडर रूट का 2 का मल्टीप्लाई है इसमें। इन्विटेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है ये ऑलरेडी इन्विटेशन दे रहा था आपको। 10√2 डिवाइडेड बाई √2 आपको क्या आया? 10 एम्पियर आई क्या? आई आरएमएस। अच्छा तो आई आरएमएस आ गई, अगर मैं वी आरएमएस और निकाल लूं तो क्या मैं इंपीडेंस निकाल सकता हूं इस फॉर्मूले का यूज करके? यस सर। तो मुझे वी आरएमएस निकालने के लिए वही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। वी आरएमएस इक्वल टू अंडर रूट में क्या? वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर माइनस के वी, सॉरी ये स्क्वायर नहीं होगा, वी सी का होल स्क्वायर। अब देखो ये क्या है, मेरा रेजिस्टेंस के थ्रू दे रखा है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? वी एल बोलूंगा। ये मेरा कैपेसिटर के लिए है, तो वी सी ये रेजिस्टेंस वो इंडक्टर के लिए था, ये क्या है? वी आर है। क्या यही वैल्यू है? समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे देखो वैल्यू पुट कर दो यार, वैल्यू पुट करोगे आप तो आएगा आपका वी एल क्या, वी आर क्या है आपका 40 का स्क्वायर प्लस वी एल क्या है 40 माइनस के 10, 40 माइनस के 10 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर कितना आएगा? 1600 प्लस यहाँ पे क्या बचे? 30 का 900, तो यहाँ पे बचे क्या आपका? अंडर रूट में 2500 आएगा। 2500 यानी कि 50 वोल्ट आ गया कि नहीं आ गया? 50 वोल्ट आ गया। अब क्या आपको चाहिए? कि आपको इम्पीडेंस चाहिए। इस फॉर्मूले को यूज करो जरा, इस फॉर्मूले को यूज करो। इस फॉर्मूले को जैसे यूज करोगे तो आएगा जेड आएगा आपका क्या? वी आर एम एस 50/10 डिवाइडेड बाई आई आर एम एस। वी आर एम एस क्या है? 50, आई आर एम एस क्या है आपका 10, तो आपका क्या आ गया? 5 ऑप्शन डी इज करेक्ट। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? ऑल क्लियर है? यस सर। ओके, अब हम देखने वाले हैं थोड़ी सी और थ्योरी। पावर इन एसी सर्किट, एसी सर्किट विद एलसीआर। पावर कैसे? अच्छा पावर का फॉर्मूला क्या था, याद है आपको सबको? पावर P इक्वल टू क्या? वी आई। P इक्वल टू वी आई, ये डीसी में होता था, लेकिन एसी में क्या होता है पता है? तो P इक्वल टू ई नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 cos फाई। ई नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 cos फाई। ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली इसलिए बढ़ा रहे हैं, इसका डेरिवेशन भी है, इसका डेरिवेशन भी है जो कि हम नहीं करेंगे, तो जो हमारा काम फॉर्मूले से हो जाएगा। अच्छा देखो, ई नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 cos फाई है, तो क्या मैं इसको, ये किस टर्म में आ गया पावर का फॉर्मूला? मैक्सिमम ईएमएफ और मैक्सिमम करंट के फॉर्म। क्लियर है इतना? यस सर। है? अब मुझे क्या करना है? मुझे आरएमएस टर्म में चाहिए। अगर आरएमएस टर्म में चाहिए तो क्या मैं 2 को ये लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 2, लिख सकता हूँ कि नहीं? यस सर। तो मैंने नीचे वाले 2 को क्या किया कि ई नॉट डिवाइडेड बाई √2 इंटू आई नॉट डिवाइडेड बाई √2। क्या मैं इसको ई आर एम एस लिख सकता हूँ अब? और क्या मैं इसको आई आर एम एस लिख सकता हूँ? बताओ जरा। यस सर। आई आर एम एस क्या होता है? आई नॉट डिवाइडेड बाई √2। ई आर एम एस क्या होता है? ई नॉट डिवाइडेड बाई √2। तो हमने पी एवरेज का फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ यस सर। वी क्या है बताओ? वी क्या है? वर्चुअल। मतलब आरएमएस को हम वर्चुअल भी तो बोलते थे। यस सर। यस सर। वर्चुअल भी बोलते थे, याद हो तो अगर आपको, उसको वर्चुअल भी बोल देते, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं पी एवरेज इक्वल टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस cos फाई। यस सर। अब ये cos फाई क्या है भाई? फाई क्या था? याद है आपको फाई क्या था? रिजल्टेंट फेज। हाँ, फेज कितना हो रहा है, फाइनल में फेज कितना आ रहा है, ये आपका फाई था। अब अच्छा एक बात तो, फाई क्या मैं ये हमने एक आपको एनालॉजी बताई थी कि यहाँ पे मेरा रजिस्टर था, यहाँ पे क्या था मेरा?
XL माइनस के XC था कि नहीं था? यस सर। और यहाँ पे क्या था मेरा Z था कि नहीं Z? यस सर। और ये एंगल क्या था मेरा फाई था कि नहीं? यस सर। क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये Yes, sir. ये मेरा क्या होगा, ये मेरा क्या XL माइनस के XC होगा? यस सर। यस भाई इसके जस्ट पैरेलल ये वाली साइड भी XL माइनस के XC होगी, तो यहाँ पे cos फाई देखो जरा क्या होगा, cos फाई क्या होगा? cos फाई क्या होता है पहले तो ये बताओ, क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कि नहीं? यस सर। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है इसमें, आर है कि नहीं? बेस इस ट्रायंगल में R. बेस आर है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, जेड है कि नहीं है? जेड। तो आपको हमेशा याद Yes, रखना है कि जो cos फाई जो होता है वो होता है आर अपॉन जेड, और इसको क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। हमेशा याद रखना कि आर अपॉन जेड का फॉर्मूला cos फाई इक्वल टू आर अपॉन जेड को हम बोलते हैं पावर फैक्टर। अब होगा क्या आगे चल के, मान लो आपको इंडक्टर नहीं दिया है, इंडक्टर नहीं दिया है तो इसको उड़ा दो, कैपेसिटर नहीं दिया है तो इसको उड़ा दो, अगर रेजिस्टेंस नहीं दिया तो क्या होगा, अगर ऊपर ही जीरो हो गया तो नीचे कुछ भी लगाते रहो ना, फिर तो जीरो ही होगा पावर फैक्टर, होगा कि नहीं? तो अभी अभी थोड़ा सा और पढ़ने वाले हैं हम। टाइम क्या हुआ है, 10 मिनट है अभी हमारे पास। ओके, तो अभी यहाँ तक क्लियर हुआ पावर फैक्टर और एलसीआर सर्किट में पावर निकालना क्लियर हुआ? यस सर। अब हम चले पावर इन प्योर RLC सर्किट, इसको और कर लेते हैं बस, उसके बाद भाग जाना आप। ठीक है, अब प्योर फॉर्म में देखते हैं। प्योर फॉर्म अच्छा हमने सब फॉर्म में देख लिया, तो अभी हम प्योर फॉर्म में अगर हम देखें तो क्या मेरा यही फॉर्मूला है एवरेज पावर का, P इक्वल टू ई वर्चुअल और I वर्चुअल cos फाई, या फिर बोलूं V E RMS I RMS cos फाई, यही है ना फॉर्मूला? यस सर। अच्छा, प्योर आरएमएस में, प्योर रेजिस्टेंस में मेरा करंट और ईएमएफ में क्या फेज होता था, करंट और ईएमएफ में क्या फेज डिफरेंस होता था प्योर रेजिस्टेंस में? सबसे पहली स्लाइड रिवाइज करवाई थी मैंने, कोई फेज में होते दोनों। कोई फेज नहीं होता था। क्या मैं बोल दूं 5 जीरो होता था, 5 जीरो होता था? यस सर। तो अगर 5 जीरो होता था तो क्या मैं बोल दूं कि फॉर अ प्योर रेजिस्टेंस मेरा पावर आएगा, एवरेज पावर आएगा EV या फिर मैं बोलूं ERMS IRMS, ये आएगा कि नहीं आएगा? कब, जब आपका प्योर रेजिस्टेंस होगा तब आपका ये आएगा। क्लियर है? यस सर। अब जब आपका इंडक्टर आता है तब क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है, लैग करता है लीड करता है, पहले ये बताओ। सर लैग करता है। लैग करता है, लैग करता है, कितने एंगल से लैग करता है? 5/2 क्या मैं बोल दूं मेरा फाई जो होता है माइनस के π/2 होता है, क्या बोल दूं मैं ये, क्योंकि लैग करता है, माइनस के ले लिया मैंने। अब देखो cos π/2 की, cos में माइनस कुछ भी नहीं करता, cos में अगर माइनस अंदर है तो वो बाहर आके प्लस में आ जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं करता माइनस उसमें। तो आप अगर देखोगे cos π/2 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। cos π/2 क्या होती है, जीरो होती है। पावर फॉर इंडक्टर क्या आई, प्योर इंडक्टर क्या आ गई, जीरो। एवरेज पावर फॉर इंडक्टर क्या आ गई, जीरो आ गई। सिमिलरली हम क्या करेंगे, कैपेसिटर में को देखेंगे। कैपेसिटर में क्या होता है, फाई क्या होता है कैपेसिटर में, फेज डिफरेंस क्या होता है कैपेसिटर में, लीड करता है 5/2 एंगल से। तो क्या मेरा 5 प्लस के π/2 होगा, तो यहाँ पे भी cos π/2 जीरो हो जाएगा। तो क्या मेरा पावर इन इंडक्टर और कैपेसिटर जीरो आ रहा है? यस सर। आ रहा है ना। अच्छा एक बात बताओ कि पावर लॉस इन दोनों में जीरो आ रहा है, तो क्या ये हीट जनरेट करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे ना, क्योंकि पावर आ ही नहीं रही है। एनर्जी देखो, पावर इज नॉट डिसिपिएटेड इन इंडक्टर एंड कैपेसिटर। देखो ये कोई पावर को डिसिपिएट नहीं करते, बर्बाद नहीं करते ये एनर्जी को, इंडक्टर और कैपेसिटर बर्बाद नहीं करते। आप देख रहे हो
यहाँ पे इंडक्टर के कैपेसिटर के लिए भी 0 आई है और इंडक्टर के लिए भी 0 आई है। ये बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करते, इसीलिए इन दोनों को हम क्या करते हैं, hence they find a lot of practical application in device using alternating current। इसीलिए इंडक्टर को और कैपेसिटर को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ये पता थ्योरेटिकल चीजें चल रही हैं, प्रैक्टिकली में ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली में थोड़ा बहुत हीट जनरेट होती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थ्योरेटिकली अगर बात करें परफेक्टली, अगर कोई चीज का वर्क कर रही है तो उसमें हीट का लॉस नहीं होगा या फिर पावर का लॉस कैपेसिटर में और इंडक्टर में बिल्कुल नहीं होगा। ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। कोई डाउट? नो सर। ओके, जरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको कर लो बस। उसके बाद होमवर्क है। ये क्वेश्चन और कर दो बस, उसके बाद भागे जाना। छोटू सा क्वेश्चन है, कर दो जरा इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी क्या याद करेगा यार, पावर फैक्टर का फॉर्मूला है। चलो एक काम करते हैं, इसको होमवर्क में लिख लो आप, ठीक है? इसको होमवर्क में करो और इसको मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। नेक्स्ट क्लास के लिए याद रखना, सब कुछ सबको रिवाइज करके आना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे। और अगर रिवाइज करके नहीं आए ना, क्वेश्चन में कोई हवा नहीं लगेगी। आज जितना थ्योरी पढ़ी है, इससे लास्ट क्लास में जितना पढ़ी थी, वो सब कुछ रिवाइज करके आना है आपको, ठीक है? ये आपके कुछ होमवर्क क्वेश्चन है। अच्छा आप बताओ, आज हमने क्या क्या पढ़ा है? क्या क्या पढ़ा आज, बताओ। सबसे पहले क्या पढ़ा था? AC circuit with LCR in series, AC सर्किट। और उसके बाद क्या पढ़ा था हमने? resonance in AC circuit। रेजोनेंस। उसके बाद क्या पढ़ा था थर्ड पे? Power in AC circuit। पावर इन AC सर, AC। और फोर्थ पे क्या पढ़ा था? Power in pure पावर फैक्टर भी पढ़ा था बेटा, पावर फैक्टर। Yes sir। उसके बाद पढ़ा हमने पावर इन AC RL, पावर इन प्योर LR। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे, मान लो। ये इसमें इतने में किसी को कोई डाउट? और नेक्स्ट क्लास में याद रखिएगा, सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। सारे के सारे फॉर्मूले, सारे कंसेप्ट आपको दोनों क्लासेस का, लास्ट दोनों क्लासेस का जितना भी पढ़ा है ना, सबको 1 2 3 बार रिवाइज करके आना है हमें नेक्स्ट क्लास में। क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्वेश्चंस, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे। थ्योरी बस हो सकता है न भी करें, थ्योरी ओनली क्वेश्चन का। थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मर का देखेंगे, अगर हो सकेगा स्टार्ट कर पाना क्वेश्चंस के बेस पे। क्वेश्चन अगर ज्यादा हुए तो नहीं कर पाएंगे, नहीं तो अगर कम हुए तो कर लेंगे। जल्दी जल्दी अगर आप करोगे तो कर भी सकते हैं स्टार्ट ट्रांसफॉर्मर को, ठीक है? याद रहे नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करके सबको आना। विदाउट रिवाइज करने कोई नहीं आएगा। मैं बीच में से किसी को भी उठा के पूछ लूंगा, किसी का भी नाम लेके पूछ लूंगा, तो बच्चे इस चीज को बताऊंगा, ये लास्ट क्लास में बताई थी या लास्ट टू लास्ट क्लास में मैंने बताई थी। कुछ भी पूछ सकता हूं मैं, ध्यान रखना। इसलिए सबको रिवाइज करके आना है, ठीक है? Yes sir। ओके देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Thank you so much। यू वेलकम बच्चों। Thank you sir। यू वेलकम। बाय बच्चों, बाय, गुड नाइट, वेरी गुड नाइट। Thank you sir। यू वेलकम बच्चे।